नाउ तो मैंने आपको एपिडर्मल सेल बता दिया, मतलब एपिडर्मिस बता दिया, देन आपको मैंने एपिडर्मल अपेंडेजेस बता दिया, मतलब एपिडर्मल डेरिवेटिव बताया। अब इसी दौरान पहले मैं आगे एपिडर्मल स्ट्रक्चर पे जाऊं तो उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक बता देता हूं। कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है। हाँ, एपिडर्मिस की कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है, जिसका नाम है मोटर सेल। क्या नाम है? मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल। सुनेगा ध्यान से। क्या होता है ना कि कुछ ग्रासेस फैमिली, ग्रासेस या फिर खास करके पी प्लांट में समा एक प्लांट है, उसमें इन सब के अंदर क्या होता है कि इसकी कुछ एपिडर्मल सेल, जैसे देखो कि ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, सुना ध्यान से, ये एपिडर्मिस है। कुछ एपिडर्मल सेल क्या करती है, आसपास के फ्लूइड से या आसपास के सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है खूब सारे, और फूल जाती है, और फूल के वो पर्टिकुलर सेल बैलून लाइक बन जाती है, लाइक दिस। देखो इस टाइप से बन जाती है, बैलून लाइक, इस टाइप से, इस टाइप से। जैसे मान लो कि एक सेल और यहाँ पे मान लो इस टाइप से। ये क्यों सेल भी है? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर। उसकी वजह से इन्होंने क्या कर लिया है, अपने अंदर स्टोरेज कर लिया, ठीक है। अब क्या है, मान लो कि ये पूरी की पूरी एपिडर्मिस है, उसमें कई सारे ये बैलून लाइक सेल है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसा है कि ये पूरी की पूरी बैलून लाइक सेल है, तो कल को अगर ये बैलून लाइक सेल अपने इस जो स्टोर किया अपने अंदर जो भी मटेरियल, उसको अगर बाहर की तरफ रिलीज कर देते, तो बैलून पचक जाएगा, यस और नो? और अगर ये बैलून पचक जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि ये सब सेल फ्री हैं, ये सब तो आपस में फ्लूइड के माध्यम से कनेक्टेड है ना जी, सारे सेल तो आपस में, ये सब तो आपस में कनेक्टेड है ना, इवन प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भी है यहाँ पे। तो अगर कल को ये फूलता है और पिचकता है, तो क्या उसके वजह से ये पूरा लेयर प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बोलो सुनो। अगर हर ये बुली फॉर्म सेल फूलता है पिचकता है तो उसकी वजह से पूरा लेयर प्रभावित होगा कि नहीं होगा? इतना बताओ सुमन। होगा। होगा। और यही वो चाहता भी है बुली फॉर्म सेल। बेसिकली इस बुली फॉर्म सेल के स्वेल करने और श्रिंक करने की वजह से ये पूरा लेयर क्या होता है, एक्सपांड करता है, जैसे अभी एक्सपांडेड है, और ये रोल होता है, ऐसे ऐसे रोल होता है। जब ये सारे सेल सिकुड़ जाएंगे ना, तो ये पूरा लेयर क्या हो जाएगा, ऐसे रोल हो जाएगा। एपिडर्मल सेल वगैरह इसमें रोल हो गया। और ये रोल होने से क्या होता है, ऐसा तब होता है, सुनना ध्यान से, जब टेम्परेचर एक्सेस होता है तो इससे वाटर का लॉस होता है, और इससे वाटर के लॉस होने की वजह से, इससे वाटर के लॉस होने की वजह से पूरा सरफेस रोल हो जाता है। तो मुझे बताओ, इस सरफेस के लेयर के अंदर जो सेल आए, अब वो सनलाइट से बच गए कि ना बच गए? ये रोल होता है मोटर सेल और बुली फॉर्म सेल। और ये बड़ा ही स्पेशलाइज्ड बुली मोटर सेल है, बुली फॉर्म एपिडर्मल सेल है। ये सभी प्लांट में नहीं मिलता है, लेकिन जहां मिलता है वहां नोटिस कर लिया गया है, और वो बात आपको मैं बता रहा हूँ। ये बात भी आपके नोट्स में लिखा मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये देख लो, मोटर सेल या बुली फॉर्म सेल क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया, क्या रोल है उसका वो भी मैंने आपको बता दिया। मोनोकोट, खास करके मोनोकोट में ही होता है, खास करके ग्रासेस फैमिली। कुछ ग्रास, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मोनोकोट, नहीं, फ्यू। जैसे पी प्लांट है, पोआ पोआ पोआ, समा, एस्पर, एगेरोफायरोन, इन सब प्लांट की लीफ की एपिडर्मिस, जो अपर एपिडर्मिस है, उसके कुछ सेल बैलून लाइक बन जाते हैं, उसी को कहते हैं मोटर सेल या बुलीफॉर्म सेल। इनका काम होता है लीफ की रोलिंग और अनरोलिंग। पूरी लीफ इस तरीके से मुड़ जाती है, फिर सीधी हो जाती है, और इस कदर वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। मैंने पूरा आपको यहाँ पे उसका मतलब समझा दिया है, ठीक है। तो ये बातें थी किससे रिलेटेड, मोटर सेल से रिलेटेड। नाउ आवर टॉपिक इज थर्ड पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दैट इज एपिडर्मल स्ट्रक्चर। नाउ आवर टॉपिक इज एपिडर्मल स्ट्रक्चर। एपिडर्मल स्ट्रक्चर, और बेसिकली हम लोग इस एपिडर्मल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, एस्टोमेटल एपरेटस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एस्टोमेटल एपरेटस। और ध्यान से समझ लेना इसको, ये चीजें फिर आपको प्लांट फिजियोलॉजी में काम आएगी, और वहां मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। एस्टोमेटल एपरेटस,
तो पहली बात, ये स्टोमेटल अपरेटस किस चीज से बना होता है? तो ये स्टोमेटल अपरेटस 3 चीजों से बना होता है। इसमें दो तो सेल होते हैं। एक सेल का नाम होता है गार्ड सेल, एक सेल का नाम होता है सब्सिडियरी सेल, और एक होता है छेद जिसका नाम होता है स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल अपरेटस 3 चीजों से बना होता है, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमेटल पोर। अब इन बातों को हम लोग क्या करते हैं, डायग्रामेटिक देखते हैं। ओके, और ये स्टोमेटल अपरेटस मोनोकोट में अलग तरीके से होता है और डाइकोट में अलग तरीके से होता है। और ये मोनोकोट और डाइकोट में अलग इन गार्ड सेल के स्ट्रक्चर की वजह से। तो आओ मैं डाइकोट का अलग दिखा रहा हूं और मोनोकोट का अलग दिखा रहा हूं। और ये कहाँ होता है स्टोमेटल अपरेटस? लीफ में होता है, लीफ में, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ। तो होता क्या है बेसिकली, लीफ की जो एपिडर्मिस है, जैसे मान लो कि पूरी की पूरी एपिडर्मिस है, ठीक है, पूरी की पूरी एपिडर्मिस है, तो उसी में से कुछ सेल मॉडिफाई हो जाती है। पैरेनकाइमेटस सेल तो है, मॉडिफिकेशन इजी है उसके अंदर, सेल वगैरह फ्लेक्सिबल होते हैं, मॉडिफाई हो जाती है। और मॉडिफाई होके डाइकोट लीफ के अंदर कुछ एपिडर्मल सेल क्या करती है, राजमा जैसा बन जाती है, जैसा किडनी का शेप होता है, राजमा का शेप होता है, बीन मटर, मतलब कि वो राजमा का शेप, इस प्रकार से देखो, ऐसा इस टाइप का शेप ले लेती है, ऐसा ले लेती है इस प्रकार से, ठीक है। ये एक एक सेल है और ये दोनों सेल का नाम है गार्ड सेल। इस दोनों सेल का क्या नाम है, गार्ड सेल। और गौर करने की बात क्या है कि जो इसकी अंदर की दीवारें हैं, अंदर की जो दीवारें हैं गार्ड सेल की, वो थोड़ी मोटी होती है, देख रहे हो, वो थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है, अंदर की दीवारें मोटी होती है। ये वाले गार्ड सेल भी दो सेपरेट गार्ड सेल हैं, इसके अंदर की दीवारें क्या होती है भाई, मोटी होती है, ठीक है साहब, अंदर की दीवारें मोटी होती है, ठीक है, अंदर की दीवारें ये क्या है, मोटी है, ठीक है साहब। अंदर की दीवारें मोटी और बाहर की दीवारें पतली है। और इस सेल का क्या नाम है, गार्ड सेल। सेल का नाम क्या है, गार्ड सेल। उसमें ये है आउटर वॉल और ये है इनर वॉल, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल। आउटर वॉल थिन है, इनर वॉल थिक है, लेकिन दोनों ही वॉल इलास्टिक है, इलास्टिक, दोनों वॉल इलास्टिक है, मतलब लचीली है, जरूरत पड़ने पे खींची जा सकती है, ठीक है। अब सुनो, आउटर वॉल और इनर वॉल को जोड़ने वाली यहाँ पे सेल्यूलोज की बनी हुई माइक्रोफाइब्रिल रॉड होती है, क्या होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई माइक्रोफाइब्रिल रॉड होती है। देखो, इनर वॉल और आउटर वॉल को जोड़ने वाली ये क्या है, माइक्रोफाइब्रिल रॉड, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रो का मतलब काफी छोटा छोटा, फाइबर मतलब धागा जैसा, सेल्यूलोज का बना हुआ माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है तो क्या ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है? हाँ बिल्कुल। तो मुझे बताओ उसमें ये वाला डायरेक्शन कैसा होता, ये वाला डायरेक्शन होता लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन कैसा होता, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। तो मुझे बताओ अभिषेक, ये जो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल है, ये रेडियली अरेंज्ड है या लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड है गार्ड सेल? ये टोटली, हाँ, इसलिए तो तुमसे पूछे क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था, समझ रहे, जो ही नंबर थोड़ी कम आता है। अभी हम क्या बोले थे थोड़ी देर पहले, ये बता दो, यही बता दो, चल। सर लॉन्गिट्यूड ऐसा इनर, पहले तो सर ये बताए थिकनेस बताए थे, हम्म, उसके बाद सर लॉन्गिट्यूडनली और रेडियनली के बारे क्या में होता बताए। है लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल, क्या होता है, कब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, कब रेडियल डायरेक्शन? सर रेडियल जब होगा जब वर्टिकल डायरेक्शन में जाए, अच्छा, वहां क्या लिखा है देखो और तो, लॉन्ग, वहां क्या लिखा है देखो, सुमन, ये सेल्यूलोज माइक्रोफैब्रिक रेडियली अरेंज्ड है या लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है? माइक ऑन करके बोलो। सर एक बार फिर
सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल रेडियली अरेंज्ड है गार्ड सेल में या लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है? सर वो रेडियली अरेंजमेंट, रेडियली अरेंज्ड है। अरे भैया साफ यहाँ पे रेडियली लगता है, ऐसे ऐसे होता है ना, तब बोलते हैं आप कि ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है। क्या ऐसे ऐसे है यहाँ? मैंने ऐसा बनाया है क्या? तो ये रेडियली अरेंज्ड है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। इसी सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल के बीच बीच में कई सारे क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, सेल में पढ़ा दिए क्लोरोप्लास्ट। सेल ऑर्गेनली होता है जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनली है। तो ये तो क्या है भैया? ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब फिर से बता रहा हूं, ये गार्ड सेल है पूरा का पूरा। गार्ड सेल की ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है। दोनों दीवारें ये पतली होती है बाहर वाली, और अंदर वाली मोटी होती है, लेकिन दोनों दीवारें इलास्टिक होती है। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो छेद है ना, इसी को कह रहे हैं हम स्टोमेटल पोर। यही है स्टोमेटल पोर। ये जो छेद है वो छेद ही है स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ये जैसे मान, ये पूरा अपरेटस को यहाँ पे सेट करके सोचो, यहाँ पे सेट करके सोचो इस तरीके से कि ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये दूसरी गार्ड सेल है, और उसके बीच में ये इस तरीके से रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके आसपास की कुछ पेरेनकाइमेटस सेल जो एपिडर्मल सेल है वो भी मॉडिफाई हो जाती है और आके इसको चारों ओर से घेर लेती है। किसको? इसको गार्ड सेल को चारों ओर से घेर लेती है, लाइक दिस। मान लो कि एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल, इस टाइप से गार्ड सेल को क्या करती है? चारों ओर से घेर लेती है। ठीक है, मान लो ये एक सेल हो गया, ये एक सेल था गार्ड, मतलब कि गार्ड सेल को सराउंड करने वाले कई सारे सेल आपस में आके चारों ओर से घेर लेती है। एकदम मल्टी लेयर्ड होती है वो सब, एकदम चारों ओर से घेर लेती है। एंड दीज सेल आर कॉल्ड एज सब्सिडियरी सेल। इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल। ठीक है, सब्सिडियरी सेल। रोल किसका क्या होता है वो आपको समझ में आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में। अभी आप इतना समझो कि दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर नॉन एज एस्टोमेटल अपरेटस। इसमें तीन चीजें, एक तो क्या है? गार्ड सेल, दूसरा क्या है? सब्सिडियरी सेल, और तीसरा क्या है? एस्टोमेटल पोर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस एस्टोमेटल अपरेटस में सबसे बाहर की तरफ क्या है, आंसर है कि सबसे बाहर सब्सिडियरी सेल है। उसके अंदर क्या है? गार्ड सेल है, अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। और यहाँ पे गार्ड सेल किस शेप का है? तो एक किडनी शेप का है, या बोलो बीन शेप, राजमा शेप, उस शेप का है। ठीक है, और उसके बीच में छेद बचा वो क्या हो गया? स्टोमेटल पोर। और इसमें क्लोरोप्लास्ट, और ये सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल है। सुनना ध्यान से, क्या होता है आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बताया जाएगा। जरूरत पड़ने पे ये जो स्टोमेटल पोर है ये बंद भी कर दिया जाता है और इसको खोल भी दिया जाता है। और वही जो स्टोमेटल पोर को खोलना और बंद करना है, बेसिकली वो काम सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल का है। क्योंकि सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल होता है नॉन इलास्टिक। कैसा होता है ये? नॉन इलास्टिक। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल इस इनर दीवार में अच्छी खासी धसी होती है, और इसी की वजह से ये इनर दीवार मोटी होती है। ये भी बता दे रहा हूँ, इसमें धसी होती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होता है, जरूरत पड़ने पर होता क्या है, कैसे खुलता है बंद होता है आपको हम बताएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। इसके अंदर ना पानी का एक्सेस होने लगता है। कैसे होता है वो सब आपको हम बताएंगे प्लांट फिजियोलॉजी। जब इसके अंदर पानी का एक्सेस होने लगता है तो ये पानी में जो एक प्रेशर जनरेट होता है, और वो प्रेशर इस आउटर वॉल को बाहर की तरफ धक्का मारता है, और आउटर वॉल से जुड़ा रहता है सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल। और ये सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल इनर दीवार में पूरा डीपली एकदम धसा हुआ है। तो नतीजा क्या होता है कि ये आउटर दीवार जो है, जो ये आउटर दीवार है, इस पे प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से आउटर दीवार बाहर की तरफ धक्का मारा जा रहा है। तो सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल भी बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। और ये खुद कैसा है? नॉन इलास्टिक। नहीं तो लबर की तरह लमर जाता है, अंदर वाले दीवार को प्रभाव नहीं पड़ता। ये नॉन इलास्टिक है, रॉड के तरह है। तो ये जब बाहर की तरफ खिंचाया तो उसके साथ ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर की तरफ खिंचाया, और उससे एसोसिएटेड है ये वाला मोटा दीवार, तो वो भी बाहर की तरफ खिंचाया, और इस कदर एस्टोमेटल पोर पूरी तरीके से ओपन हो गया। और जब अंदर का पानी जब ये पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तो इसी का पानी लॉस होने लगता है, इसी का पानी लॉस होने लगता है।
तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी घटता है, फिर इस पे लगने वाला प्रेशर घटता है, तो ये दीवार अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये रॉड भी अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये इनर वॉल भी अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। एंड दिस ऑल प्रोसेस कॉल्ड एज एस्टोमेटल मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एस्टोमेटल मूवमेंट। और ये एस्टोमेटल मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपायरेशन के लिए और गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि स्टोमेटल apparatus इज द apparatus formed by the modification of एपिडर्मल सेल, चाहे वो गार्ड सेल हो चाहे वो सब्सिडियरी सेल, दोनों एपिडर्मल सेल है, दोनों पेरेन्काइमेटस सेल है। और सुन लो एक बात कान खोल के, जब बोला जाएगा एपिडर्मल सेल, तो एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जनरली एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन गार्ड सेल एक लौता ऐसा एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है। ये भी क्वेश्चन बनता है, गार्ड सेल एकलौता ऐसा एपिडर्मल सेल जो क्लोरोप्लास्ट लगता है। देन बच्चे के मन में आता है कि अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस जरूर होता होगा, क्योंकि बच्चा को पढ़ा दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। यह सच बात है, क्लोरोप्लास्ट के जरिए ही फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन कान खोल के सुन लो, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होने के बावजूद भी गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। और उसका कारण यह है कि इसकी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। अब ये रूबिस्को क्या होता है ये तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में। रूबिस्को ऐसा एंजाइम होता है जो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और अगर ये रूबिस्को नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अभी के लिए बस आप इतना याद रखें कि इस क्लोरोप्लास्ट में चूंकि रूबिस्को नहीं है तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब गार्ड सेल के पास भले ही क्लोरोप्लास्ट हो मगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है ड्यू टू लैक ऑफ रूबिस्को एंजाइम। और ये बात भी आप ध्यान रखना, इन जनरल एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन गार्ड सेल के पास होता है। ये तो एपरेटस मैंने किसका बनाया है, डाइकोट लीफ के स्टोमेटल एपरेटस का। अच्छा, ये जो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल है, इसी को हम बोलते हैं रेडियल मिसिलेशन। मतलब कि एक तरीके से मिसिलेशन का मतलब ये होता है जब कई सारे स्ट्रक्चर रे के फॉर्म में निकले, रे के फॉर्म में नहीं निकले वैसे। देखो यार, ये देखो रे नहीं लग रहा कि जैसे बाहर की तरफ रे निकल रहा हो, किरण, तो इसी को बोलते हैं मिसिलेशन। अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इन लाइक रेडियल अरेंजमेंट उसको बोल रहे हैं रेडियल मिसिलेशन। और यही जिम्मेवार है स्टोमेटल मूवमेंट के लिए, स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए। हालांकि इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म है जो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो किसका हो गया, डाइकोट लीफ का। अब मोनोकोट लीफ भी एकदम लगभग इसी के तरीके का होता है, बस उसमें गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो अलग तरीके से होता है। जैसे यहाँ गार्ड सेल किडनी शेप का है तो वहां गार्ड सेल किडनी शेप का नहीं होता है, तो कैसा होता है आइए समझा देते हैं। वहां गार्ड सेल होता है डम्बल, होता है ना डम्बल। अरे वो जिम में डम्बल नहीं उठाता है, सुमन जाता होगा जिम, हाँ जी जाता है जिम, है ना वो देम नहीं है सर नवोदय। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, फोटो देख के हमको लग गया था नवोदय में है। तो वहां पे डम्बल होगा ना, डम्बल ऐसा है, डम्बल ऐसा, यस सर। ऐसा ऐसा डम्बल होता है, ऐसा इस टाइप से। तो ये वहां पे गार्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है मोनोकोट। ये एक डंबल हुआ और ये दूसरा डंबल, इस टाइप से होता है, ठीक है। फिर से वही बात, इनर दीवार मोटी हो जाती है, यहाँ पे इनर दीवार मोटी होती है इस टाइप से, ठीक है। और आउटर दीवार पर सब कुछ वही, बस बोल रहा हूँ ना, गार्ड सेल का शेप अलग है, बाकी सब कुछ वही जो मैंने उधर पढ़ाया है, सब कुछ वही। इवन स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का भी पूरा डिटेल मैकेनिज्म वही चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल रेडियली अरेंज, ऐसे ऐसे, ना कि ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं, वैसे होता है लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। रेडियली अरेंज सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल आउटर वॉल से अटैच्ड है, ठीक है। और बीच का जो पोर हो गया वो स्टोमेटल पोर हो गया, ये स्टोमेटल पोर हो गया। और उसके बाद सब्सिडियरी सेल, ऐसे बोला ना मैंने, सब कुछ वही, बस यहाँ पे गार्ड सेल जो है
ये गार्ड सब कुछ वही, आउटर वॉल थीन, इलास्टिक, इनर वॉल थिक, इलास्टिक, सेल्यूलर, माइक्रोफाइबर का रेडियल अरेंजमेंट, सब कुछ वही, ठीक है। बस अंतर ये है कि गार्ड सेल कैसा है यहाँ पे, डम्बल शेप का, कैसा है, डम्बल शेप। तो ये तो क्या हुआ स्टोमेटल अपरेटस। किसका स्टोमेटल अपरेटस, मोनोकोट का। बातें वही है, यहाँ पे भी गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमेटल कोर, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्टोमेटल अपरेटस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे, मतलब कि उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे लीफ दो प्रकार का। डायकोट में अलग प्रकार का लीफ होता है और मोनोकोट में अलग प्रकार का लीफ होता है। लेट्स से मैं इस मोबाइल को क्या मान रहा हूं कि ये क्या है, एक प्रकार का लीफ है, ठीक है। अब ये लीफ मान लो कि ऐसे है, उसका ये आउटर सरफेस, ठीक है, जो सूरज की तरफ है, और ये उसका इनर सरफेस, ठीक है। तो लीफ कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, स्टेम के साथ तो ऐसे ही ना जुड़ा रहेगा लीफ, जी ऐसे, ये स्टेम है, स्टेम कट ऑफ। लीफ में होता है एपिडर्मल स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले भी बोला, मतलब ये स्टोमेटल अपरेटस। तो ये लीफ है, तो होता क्या है कि जो डाइकोट की लीफ है उसके बाहर में भी होता है स्टोमेटल अपरेटस और अंदर में भी होता है। तो पहले एक बात समझिए, जो बच्चे मॉर्फोलॉजी का क्लास नहीं किए हैं उसके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जो किए हैं वो याद कीजिए। लीफ में अपर सरफेस को कहते हैं, लीफ की जो अपर सरफेस है उसको बोलते हैं हम लोग एडेक्सियल। एड पहले आता है ना, यूट्यूब में जब वीडियो ओपन कीजिएगा तो एड पहले आ जाता है, एडेक्सियल, एड पहले आता है, ऊपर आता है, ऊपर, ठीक है। एडेक्सियल ट्रिक बताया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, एडेक्सियल सरफेस, और अबेक्सियल सरफेस नीचे की तरफ। अब समझिएगा, डाइकोट प्लांट के दोनों सरफेस पर, चाहे वो डॉर्सल हो या वेंट्रल हो, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, दोनों इसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। दोनों सरफेस पर स्टोमेटल अपरेटस होते हैं। बट ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि बाद में तुम्हारा डाउट बनने वाला है। मोनो डाइकोट लीफ की, जिसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन डॉर्सल है, एक डायरेक्शन वेंट्रल है, ठीक है। तो डाइकोट लीफ में जो अच्छा कौन डॉर्सल है कौन वेंट्रल है पहले ये भी समझ लो। ये स्टेम है, ये स्टेम। अगर इस पत्ती को ऐसे सटा दें तो जो बॉडी के सेंटर की तरफ है, जो मतलब स्टेम की तरफ सट जाएगा, तो वो होगा आपका एक तरीके से वेंट्रल, और जो इधर है ये हो जाएगा डॉर्सल। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाला हो गया आपका क्या, ये वाला जो सरफेस है जो एडेक्सियल है, जो एडेक्सियल है वो हो गया आपका ऐसे सट गया, स्टेम की तरफ सट गया, तो वो फ्री नहीं रहा ना, वो सट गया, यानी कि उस किसी में सट गया, वो है वेंट्रल और ये है डॉर्सल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए और डी में डी आता है तो वो डॉर्सल नहीं है, वो वेंट्रल है, और उसके नीचे वाला इधर डॉर्सल है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया डॉर्सल वेंट्रल। आप ज्यादा वर्ड क्या यूज करेंगे, ये सरफेस एडेक्सियल है और ये एबेक्सियल है। तो मैं ये बता रहा था दोनों सरफेस पर स्टोमेटल अपरेटस है, मगर ज्यादा स्टोमेटल अपरेटस नीचे वाली सरफेस, और उसका कारण है क्योंकि सोलर लाइट डायरेक्टली गिरता है एडेक्सियल सरफेस, और अगर यहाँ स्टोमेटल अपरेटस ज्यादा होगा तो स्टोमेटा के खुलने की वजह से ट्रांसपरेटरी वाटर लॉस ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे इतना ही स्टोमेटा रखना है जिससे ट्रांसपायरेशन इतना हो कि लीफ वाटर लॉस एक्सेस में। तो फिर सवाल है कि नीचे की तरफ इतना स्टोमेटा लगा के कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से दो प्रोसेस चलता है, एक तो ट्रांसपायरेशन भी चलता है, दूसरा गैसियस एक्सचेंज भी तो चलता है। तो स्टोमेटा जो ऊपर की सरफेस की तरफ है उसके केवल मात्र रहने से लीफ गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, स्टोमेटा ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा रहेगा तो ट्रांसपायरेटरी वाटर लॉस का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लीफ की एक सरफेस को सनलाइट ज्यादा मिल रहा है, को कम मिल रहा है, तो प्रॉब्लम है। इसीलिए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन प्लांट डाइकोट प्लांट की लीफ ने अपने ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर घटा लिया और नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर बढ़ा लिया, सो दैट in dicot leaf there is a unequal distribution of stomatal apparatus, and this unequal distribution is due to the more amount of stomatal apparatus in abaxial surface, that is the lower surface of leaf, and the less number of stomatal apparatus at the adaxial surface, that is the upper surface of leaf. Happy?
डर्मिस। ये तो डाइकोट की बात। अब आते हैं मोनोकोट। मोनोकोट में जनरली आप पत्तियों को ऐसे नहीं देखेंगे। अगर ये स्टेम है तो पत्तियां स्टेम के पैरेलल चलती है। ये बात मैंने मॉर्फोलॉजी में भी बताया, बस उस बच्चों को बता रहा हूँ जिन्होंने मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा। मोनोकोट जैसे मक्का देखे हो सुमन, मक्का, भुट्टा भुट्टा, उसमें जो पत्तियां होती है वो स्टेम के ऑलमोस्ट पैरेलल होती है कि नहीं होती है, या परपेंडिकुलर होती है? ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। और जब पत्तियां स्टेम के पैरेलल हो गई तो मुझे बताओ वहां पे जो सनलाइट गिरेगा वो सनलाइट दोनों सरफेस, जो एक स्टेम एक्सिस की तरफ है और जो अवे फ्रॉम द स्टेम एक्सिस है, तो मुझे बताओ वो जो दोनों सरफेस है, क्या उन दोनों सरफेस को सनलाइट इक्वल फेस कर रही होगी या अनइक्वल? सुमन सर वो सन के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। नहीं, सन तो अपने जगह है ना भाई। जैसे कि जब सुनो, जब डायकोट में लीफ ऐसा था तो सनलाइट ऊपर से ही गिर रहा था, अभी भी ऊपर से ही गिर रहा है, तो जो डायकोट में था वो ऊपर की तरफ ज्यादा फेस कर रही थी, नीचे की तरफ कम। लेकिन मोनोकोट में जो पत्तियां पैरेलल है तो वो अगर स्टेम एक्सिस के पैरेलल है तो सनलाइट के भी पैरेलल हो गया। तो अब बताओ कि दोनों सरफेस इक्वल होगा सनलाइट सर, फेस कर रहे होगे कि अनइक्वल? इक्वल। इक्वल। तो क्या यहाँ पे स्टोमेटल अपरेटस का अरेंजमेंट इक्वल होना चाहिए कि अनइक्वल? इक्वल। इक्वल। बस यही अंतर है कि यहाँ पर स्टोमेटल अपरेटस जितनी इस सरफेस पर होती है उतनी ही इस सरफेस पर होती है, और इसी वजह से इस पत्तियों को कहते हैं आइसो सिमेट्रिकल लीफ या फिर आइसो डायमेट्रिकल लीफ। मतलब ऐसा लीफ जिसके अंदर स्टोमेटा का सिमेट्री, स्टोमेटा का अरेंजमेंट, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, अनइक्वल नहीं। और कारण साफ है, यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस को सनलाइट ज्यादा फेस करना पड़ रहा है तो वहां ट्रांसपेरेटरी वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा मोनोकोट में नहीं है। मोनोकोट की पत्तियां सनलाइट के भी पैरेलल होती है, इवन मोनोकोट की पत्तियां मेन स्टेम एक्सिस के भी पैरेलल होती है। और डायकोट की पत्तियां जब वो मेन स्टेम एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है तो वो सनलाइट के भी परपेंडिकुलर हो जाती है, जहां पे सनलाइट मोर इंटेंसली गिरता है अपर सरफेस पे। So that this is the reason behind the unequal distribution of the stomatal apparatus in monocot and dicot during the course of evolution in plants. देखो कितना खूबसूरत इवोल्यूशन हुआ है प्लांट में भी, किस कदर उन्होंने इवॉल्व किया है अपने आप। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा स्टोमेटल अपरेटस। और अब हम बात करते हैं, नहीं बायोडाइवर्सिटी आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि नोट्स एक बार बता दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे नोट्स, स्टोमेटल अपरेटस, ये रहा स्टोमेटल अपरेटस। सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई है, आप एक बार इसको रीड करना। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इन तीनों को मिला के करते हैं स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, सबस्ट्रेटरी सेल, तीनों को मिला के करते हैं स्टोमेटल अपरेटस। और जो भी बातें मैंने बोली है वो सारी बातें आपको इस डायग्राम में यहाँ पे लिखी मिलेगी, सारी बातें लिखी मिलेगी, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद उसी के बेसिस पे लीफ दो प्रकार का, जिसको आप बोल सकते हैं आइसो बायलेटरल, सॉरी मैं आइसो डायमेट्रिकल कर रहा था, आइसो बायलेटरल मतलब दोनों तरफ की जो लेटरल सरफेस है वो एक जैसे हैं दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, दोनों लेटरल है, ठीक है। इस तरीके से मेन स्टेम एक्सिस है, ये लीफ है, ऐसे यहाँ पे मेन स्टेम एक्सिस है, लीफ है, ठीक है। तो ये देख लेना, पूरा पढ़ लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और ट्रिक भी बता दिया मैंने। अपर सरफेस को बोलते हैं एडेक्सियल, एड मतलब वो जो यूट्यूब में आता है, पहले आता है ना ऊपर वाला। दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे जाके आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम समाप्त होता है, ईटीएस समाप्त होता है। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभिषेक? नो सर। विभा? नो सर। सुमन? नो सर। चलिए होमवर्क लीजिए, पेज नंबर 88 से पेज नंबर 89, यहाँ पे लिखा होगा हेडिंग नंबर 6.2, यहां से पढ़ना शुरू करना है। और यहाँ पे हेडिंग नंबर 6. अच्छा यहाँ पे 2.1, यहाँ से
यहाँ पर 6.2.2 के ऊपर तक डायग्राम को भी गौर से देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।